हाँ भाई, हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाई हंसराज सर यूट्यूब चैनल पर। मैं हंसराज चक्रधारी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा ताकि अपन क्लास को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। 10 मिनट विलंब हो गए हैं, इसलिए सभी से क्षमा भी चाहता हूँ। किसी कारणवश आज क्लास थोड़ी विलंब हुई है। चलिए, फिर भी आइएगा, देर आए दुरुस्त आए। एक बार सभी आ जाइएगा, सभी मित्रों को बुला लीजिएगा ताकि अपन क्लास को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। और जैसा कि आप सभी को पता है, संपूर्ण व्याकरण की प्रक्रिया को लेकर के और पेडालॉजी की प्रक्रिया को लेकर के हम चल रहे हैं। 30 दिन में संपूर्ण कोर्स को संपादित करने का लक्ष्य हमने रखा है। घनश्याम जी गुजर नमो नमः, दिनेश जी गुजर नमस्ते, डीके मीणा राधे राधे। स्वागत है आप सभी विद्वान साथियों का। एक बार क्लास को आप भी शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी बंधु नंदु अपन से जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकें। आइएगा, एक बार जुड़ जाइएगा। चलिए आइएगा मित्रों, क्योंकि सर जी कार्य आ गया होगा। हाँ, थोड़ा अरे पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था तो उसमें संशोधन करने में थोड़ा विलंब हो गया है। चलिए आइएगा, एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो सभी अपने संस्कृत अनुरागी लोग हैं वो जुड़ सके। एक बार सभी को बुला लीजिएगा ताकि अपन क्लास को प्रारंभ कर सकें। आइएगा, एक बार जल्दी से बुला लीजिएगा सभी को। चलिए मित्रों, आप सभी को जैसा कि याद है, हमने संपूर्ण थ्योरी के माध्यम से एमपी वर्ग 3 राजस्थान रेट सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए ये क्लास लेकर के आए हैं। और आज चौथी क्लास के माध्यम से मैं आप सभी से रूबरू हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, व्याकरण की प्रक्रिया और पेडालॉजी की प्रक्रिया को हम संपादित करने वाले हैं, जानने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। चलिए आइएगा मित्रों, वैसे ही 10 मिनट विलंब हो गए हैं। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूं ताकि अपनी क्लास को हम प्रारंभ कर सकें। आज मैं क्लास को शेयर भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों तक क्लास को पहुंचा देंगे। चलिए, बालचंद बेल जी लकार भी करा दिए क्या? नहीं, अभी वर्ण विचार चल रहा है। और कल मैं मैराथन क्लास आप लोगों की मैं लेने वाला हूँ 5-6 घंटे की। संपूर्ण संधि जो आपकी है, कल की क्लास में मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। कल 6 बजे से लेकर के चाहे 11 बजो चाहे 12 बजो, संपूर्ण संधि कल की क्लास के माध्यम से आप लोगों की मैं कराने वाला हूँ। संपूर्ण संधि कल हो जाएगी। HR कुमार राम राम, स्वागत है आपका। पीताम्बर जी सुमन नमो नमः। और प्रधान सिंह मीणा नमो नमः, स्वागत है। बसंती जी लोजा राम राम। पार्वती जी शून्य से शुरू हो रही है, बिल्कुल शून्य से प्रारंभ हुई है। चौथी क्लास आज चल रही है। आइएगा मित्रों, अब बिना विलंब के मैं क्लास की ओर आपको लेकर के चलता हूं, क्लास से आपको जोड़ता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास हम ले रहे हैं ये काय के लिए, कौन कौन से एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल रहा है मेरे साथियों, थंबनेल से भी वैसे आपको पता चल रहा है कि ये जो क्लास है MP वर्ग 3 राजस्थान रिट सीटेट के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही सही, वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए भी ये जो वर्ण विचार वाली टॉपिक है वो सभी में आता है। इसलिए सभी विद्वान साथियों का स्वागत है। चलिए सुनिएगा, 30 दिन में संपूर्ण थ्योरी के माध्यम से मैं आपको वर्ग 3 का कोर्स यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। आप सभी, अपना टारगेट है 30 में से 30, जो 30 नंबर का संस्कृत आपके लैंग्वेज में आता है, 30 में से 30 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। यानी रोजाना 6 बजे हमारी क्लास प्रारंभ होती है। आइएगा मित्रों, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं और आगे मैं आपसे बात करता हूं।
चलिए, एमपी वर्ग 2 का जो चयन परीक्षा है, उस चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज हमारे कोर्स पर उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी एमपी वर्ग 2 की तैयारी संस्कृत विषय से कर रहे हैं, तो फिर उनका स्वागत है। 151 रुपये मात्र में, मतलब 151 रुपये मात्र में 51 टेस्टों की सीरीज। इसमें टेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं और भी बढ़ सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन 51 टेस्ट तो आपको 151 रुपये मात्र में मिल रहे हैं। प्रत्येक शीर्षक वाइज टॉपिक यहाँ पर टॉपिक टेस्ट और संपूर्ण टेस्ट आपको उपलब्ध होंगे पाठ्यक्रमानुसार। आइएगा, आगे मैं आपसे बात करता हूं, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं। इसी में जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड का और एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा का लाइव कोर्स भी कृतिका संस्कृत क्लासेज पर चल रहा है। जो भी बंधु नंदू, जो भी विद्यार्थी मेरे सानिध्य में पढ़ना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी का कृतिका संस्कृत क्लासेज पर स्वागत वंदन अभिनंदन है। गौरी शंकर जी नागर नमस्ते, ममता जी राकड़े राम राम, सरोज जी बूंदा जय बूंदी, जय श्याम सर जी जय श्याम, मीणा साहब राम राम, उमा यादव सर सर आप पीडीएफ नहीं डालते हो, क्लास से लिख लीजिएगा। अभी क्या मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कल के बाद में मैं 2-3 दिन की छुट्टियों पे रहने वाला हूं, तो फिर उस टाइम पे सब प्रत्येक चीज अपडेट कर लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी ऐसी भी है जो मिसिंग हो रही है। चलिए, AK40 जी भी आए हैं, स्वागत है AK40 जी आपका, नमस्ते। चलिए आगे मैं बात करता हूं आपसे। राजस्थान रिट की तैयारी कर रहे हैं, और यदि उन्होंने संस्कृत विषय नहीं पढ़ा और पात्रता की परीक्षा देना चाहते हैं, तो पात्रता का कोर्स मात्र 499 रुपये में हमारे कृतिका संस्कृत क्लासेज ऐप पर उपलब्ध हैं। और यदि वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। रिट मेंस का कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। रिट मेंस की भी जो तैयारी करना चाहते हैं, वो भी कृतिका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, लेकर के चलते हैं हम आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से प्रतीत हो रहा था कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे गुरुजी, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यत्न। यत्नों की परिचर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। यत्न हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइएगा मेरे मित्रों, यत्न की क्लास आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। और यत्न क्या होते हैं एक बार देख लीजिएगा। दीपा प्रजापति नमस्ते, स्वागत है दीपा जी आपका भी। चलिए एक बार क्लास को दबा करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी अपन से जुड़ सके, और आप लोगों का पूर्ण सहयोग मुझे मिल ही रहा है। और कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल्प परत निशान। यदि हम निरंतरता के साथ अध्ययनरत रहेंगे, तो फिर आने वाला जो कल है वो हमारा आनंदमय होगा, सुखमय होगा, ऐसी मैं अपेक्षा कर सकता हूं आप लोगों से। चलिएगा मित्रों, प्रारंभ करते हैं हम क्लास को आज को। यत्न, पहले मैं इसकी प्रकृति प्रत्यय की बात कर लेता हूं। तो यत्न में यत धातु से नंग प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? यत्न बनता है। यत्न बनता है। और यदि आपसे पूछे कि यत्न शब्द कौन से लिंग का है गुरुजी, तो फिर आप बता सकते हैं कि यत्न शब्द पुल्लिंग का है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपसे पूछे कि यत्न शब्द कौन से लिंग का है, तो आप बता दीजिएगा यत्न शब्द पुल्लिंग का है। काजल जी राम राम। सुनिएगा, यदि मैं यत्न की बात करूं, तो ये जो यत्न है मित्रों, ये जो यत्न है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। गुरुजी पहले ये बताइएगा यत्न किसे कहते हैं। तो यत्न में मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी वर्ण आपने लिया, जैसे मैंने वर्ण लिया, ये क वर्ण लिया। अब ये क वर्ण का उच्चारण करने के लिए आप 2 प्रकार के प्रयास करोगे। एक तो इसका उच्चारण करने से पहले, और एक इसका उच्चारण करने के बाद। उच्चारण करने से पहले का मतलब यह है, जैसे आपने ये वर्ण देखा और वर्ण देखते ही आपने पूर्व इसका व्यवहार कर रखा था, तो आपके
हृदय में एक बार इसका बिंब बनेगा कि किस ध्वनि में इसको समाहित करना है, मतलब किस ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करना है। तो जैसे ही आप इसका उच्चारण करना प्रारंभ करोगे तो आप जो उच्चारण करने के लिए जो उच्चारण से पहले प्रयास करोगे, ऐसे प्रयास को हम जानेंगे आंतरिक प्रयास के नाम से। और जैसे आपने बोला क, और क को बोलने में जो ध्वनि को बाहर से समाहित करने का जो कार्य करोगे आप, कि क के रूप में जो समाहित करने का कार्य किया, इस कार्य को हम कहते हैं बाह्य प्रयास। क्या कहते हैं? बाह्य प्रयास। अर्थात मैं यूं कह दूं आपसे कि वर्ण के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। क्या कहा मित्रों मैंने? कि वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। तो आइएगा मित्रों, परिभाषा के लिए परिभाषा की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में लिखिएगा, पेन को भी साथ में लेकर के बैठिएगा मित्रों मेरी क्लास में। वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास यत्न कहलाता है। यानी वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। इसलिए जो यत्न है, यत्न का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है मित्रों? तो याद रखिएगा, यत्न का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? प्रयास होता है। क्योंकि वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास हम करते हैं वो दो प्रकार का प्रयास हुआ करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जैसे कोई भी ध्वनि लिया आपने क, अब इस क को एक तो उच्चारण से पहले का प्रयास होगा और एक उच्चारण का, जैसे आपने बोला क, और क को जो ध्वनि के रूप में समाहित करने का कार्य किया, वो प्रयास कहलाएगा बाह्य प्रयास। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, शायद आपके वो बात समझ में आ रही होगी। तो वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयास हुआ करता है। एक तो कौन सा होता है? आंतरिक, और एक कौन सा होता है? बाह्य। आंतरिक व बाह्य प्रयास को ही किस नाम से जाना जाता है? यत्न के नाम से जाना जाता है। और यत्नों के बारे में कहा जाता है मेरे मित्रों, यत्नम द्विधा। यत्नम द्विधा का मतलब हुआ, यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर आप जवाब दे दीजिएगा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। अंकिला जी नमो नमः, स्वागत है आपका भी। चलिएगा, तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, हाँ गुरुजी हमने ले लिया है, आप आगे बढ़िएगा। चलिए, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। आइएगा मित्रों, आगे हम चलते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, यत्न, ये जो यत्न हैं दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो होंगे? एक बार देख लीजिएगा। ये दो प्रकार के यत्न हुए। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिएगा। पहला होगा हमारे पास कौन सा? आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न, एक तो आभ्यंतर यत्न होगा गुरुजी, और दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा आप बता दीजिएगा। बाह्य यत्न। बाह्य यत्न। तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अब यदि आपसे पूछा जाए गुरुजी कि आभ्यंतर यत्न किससे कहते हैं, तो सुनिएगा। कोई भी वर्ण लिया, जैसे आपने ले लिया एक क, जैसे ये क वर्ण लिया, अब इस क वर्ण के उच्चारण में दो प्रकार के प्रयास हम करेंगे। एक तो आंतरिक प्रयास होगा और एक बाह्य प्रयास होगा। लेकिन जैसे इस क को आपने देखा, क को देखते ही आपके मन में बिंब बना कि इसे क्या बोलना है।
अब जैसे आपने पूर्व में इसका उच्चारण कर रखा है, पूर्व में इसके साथ व्यवहार कर रखा है, जैसे आपने इसको देखा, देखते ही आपके हृदय में एक बिंब बना और बिंब बनने के बाद में आपने विचार किया कि भाई इसे बोलना क्या है। अब बोलने के लिए पहले इसका उच्चारण करने से पहले, यानी उच्चारण से पहले जो आप आंतरिक प्रयास करोगे, इसके उच्चारण के लिए उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास करोगे वो आंतरिक प्रयास ही क्या कहलाता है मित्रों? वो आभ्यंतर यत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? आभ्यंतर यत्न कहलाता है। मतलब वर्ण के उच्चारण से पहले का जो आंतरिक प्रयास हुआ करता है मित्रों, वो आंतरिक प्रयास ही मेरे लल्लन टोपों किस नाम से जाना जाता है? आभ्यंतर यत्नों के रूप में जाना जाता है। अब जैसे आपने इसको क बोला और क की जो ध्वनि को समाहित करने का कार्य किया, क को क के रूप में ही आपने जो समाहित करने का काम किया, अर्थात इसके उच्चारण के बाद, यानी वर्ण के उच्चारण के बाद का जो आंतरिक प्रयास हुआ करेगा, उस आंतरिक प्रयास को हम जानेंगे किस नाम से? बाह्य यत्न के नाम से। हाँ, एक बार पुनः बता रहा हूं मैं, वर्ण के उच्चारण से पहले का आंतरिक प्रयास आभ्यंतर कहलाएगा और वर्ण के उच्चारण के बाद का जो आंतरिक प्रयास हुआ करेगा वो बाह्य यत्नों के नाम से जाना जाएगा। तो आइएगा, मैं आपको दोनों के यत्नों की ओर लेकर के चलता हूं। पहला यत्न मैं आपके समक्ष रखता हूं, लीजिएगा, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न। और इसकी यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वो ही मैं परिभाषा यहां लिखने जा रहा हूं। आइएगा मित्रों, वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले, उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास, वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाता है। आभ्यंतर यत्न कहलाता है। आपसे पूछे कि आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं, तो वर्ण के उच्चारण के पहले का जो आंतरिक प्रयास है मेरे साथियों, तो वही किस नाम से जाना जाएगा? वही आभ्यंतर यत्न के नाम से जाना जाएगा। विष्णु जी, गोचर, राम राम साहब। चलिए, तो वर्णों के उच्चारण से पहले का जो आंतरिक प्रयास है, उस आंतरिक प्रयास को मेरे लल्लन टोपो किस नाम से जाना जाता है? कि गुरुजी उसको तो हम आंतरिक प्रयास के नाम से जानते हैं। फिर यहां एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ता हूं। गुरुजी ले लिया है हमने, आप आगे बढ़िएगा। आइएगा, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं और आगे यदि मैं चलता हूं तो हमारे पास दूसरी बात आती है। क्या आती है गुरुजी? तो सुनिएगा, दूसरी बात हमारे पास आती है, एक पंक्ति हमें मिलती है। क्या मिलती है? प्रकृष्टो, प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम, प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। क्या मतलब है गुरुजी इसका? तो सुनिएगा, प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम, प्रकृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, यत्नम यानी यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। श्रेष्ठ यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। साथियों, श्रेष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों में से जो अच्छा है, जो ज्यादा श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ यत्न को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रयत्न के नाम से जानते हैं। और एक राज की बात बताऊं मैं आपको, किसी को मत बताना, याद रखना, जो आभ्यंतर यत्न है वो बाह्य यत्नों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इसलिए आभ्यंतर यत्नों को ही मित्रों हम प्रयत्नों के नाम से जानते हैं, प्रयत्नों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कह सकता हूं मैं, श्रेष्ठ यत्न को ही, श्रेष्ठ यत्न को ही, यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। श्रेष्ठ यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, कहा जाता है। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्नों की अपेक्षा, बाह्य
यत्नों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। अतः आभ्यंतर यत्नों को ही प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जो प्रयत्न शब्द है वो सिर्फ किन के लिए है? आभ्यंतर यत्नों के लिए है, जबकि बाह्य यत्नों को यत्न के नाम से ही जाना जाता है, जबकि आभ्यंतर यत्नों को हम मित्रों प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछा जाए कि आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं, तो आभ्यंतर यत्न नाम नहीं दे तब भी कितने बताने हैं? 5 बताने हैं। अर्थात मैं यहाँ कह दूं कि आचार्य वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं, किंतु जो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित ने इसमें क्या किया? इसद विवृत को विवृत में समाहित करके आभ्यंतर यत्न 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। आइएगा मैं आपको लेकर के चलता हूं। चलिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य वरदराज द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं। आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखिएगा। कालूलाल जी, धन्यवाद आपका। चलिए, तो आचार्य वरदराज द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, जो यद्यपि उनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? लघु सिद्धांत कौमुदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? तो 5 बताने हैं। नाम नहीं दे तब भी आपको 5 ही बताने हैं, क्योंकि जो हमारे विद्यालयों में पुस्तक चलती है, चाहे राजस्थान की हो चाहे एमपी की हो, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का जो व्याकरण पढ़ाया जाता है वो लघु सिद्धांत कौमुदी का पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जिसको प्राथमिकता दी जाएगी वो लघु सिद्धांत कौमुदी को ही दी जाएगी। इसलिए नाम भी नहीं दे तब भी आपसे आभ्यंतर यत्न पूछे तो कितने बताने हैं? 5 बताने हैं मेरे साथियों। चलिए आइएगा, आगे चलता हूँ और आगे मैं आपसे इसी पे परिचर्चा करता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी, आप आगे चलिएगा। अब मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ आपसे। आइएगा मित्रों, यदि मैं आपसे आगे बात करूं कि भाई आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं, तो कौन कौन से 5 होते हैं, उनका सही क्रम, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उचित क्रम, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्नों का क्रम, आभ्यंतर यत्नों का क्रम किस क्रम से लिखा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो देखिएगा उसी क्रम से मैं आपको अवगत करा रहा हूं, उसी क्रम से मैं आपको मिला रहा हूं। तो देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला जो आभ्यंतर यत्न लिखा गया है वो कौन सा माना गया है? स्पृष्ट। दूसरा जो माना गया है वो कौन सा माना गया है? ईसत स्पृष्ट। तीसरा जो माना गया है मेरे विद्वान साथियों वो माना गया है ईसद विवृत। तीसरा जो माना गया है वो क्या माना गया है? विवृत। चौथा जो माना गया है विद्वान साथियों वो माना गया है, क्या माना गया है? ईसद विवृत। और पांचवा जो माना गया है वो क्या माना गया है? वो माना गया है संवृत। तो ये 5 आभ्यंतर यत्न किसमें बताए गए हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी में। लेकिन याद रखिएगा मेरे साथियों, यहां पर भट्टोजी दीक्षित ने
भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत कौमुदी में इसद विवृत में समाहित करके आभ्यंतर यत्न 4 बताए हैं। आभ्यंतर यत्न 4 बताए हैं। पूछा जाए कि भाई सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं मित्रों, तो आप जवाब दे दीजिएगा सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए 4 होते हैं। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा, बताइएगा भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कौन सा आभ्यंतर यत्न नहीं होता। जल्दी से कमेंट में आप बताइएगा भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कौन सा आभ्यंतर यत्न नहीं होता। आप जवाब दीजिएगा आप कमेंट में, तब तक मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए आइएगा, आगे लेकर के मैं चलता हूं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ले लिया है गुरुजी, आगे बढ़िएगा। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। जैसा कि आपको पता है आभ्यंतर यत्न कमेंट में बताइएगा भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कौन सा आभ्यंतर यत्न नहीं होता। तो जल्दी से आप कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सा नहीं होता भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। बताइएगा भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संवृत नहीं होता, होता है मनसा गुजर। नाम लिखो, नाम लिखो, 4 से काम नहीं चलेगा, नाम लिखो। संवृत तो होता है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। चलिए तो यहां पर आभ्यंतर यत्न सबसे पहले हमारे कौन आया है, स्पृष्ट आया है। कौन आया है, स्पृष्ट। दूसरे की बात मैं आपसे करूं तो दूसरा हमारे पास आएगा, अध्ययन के दृष्टिकोण से मैं चेंज करूंगा इनका क्रम, इसत स्पृष्ट। और तीसरा हमारे पास आएगा कौन सा, इसद विवृत। अब इनका अध्ययन के दृष्टिकोण से क्रम चेंज कर रहा हूं। क्रम पूछेगा तो वही आपको बताना है, क्रम वही बताना है। बहुत अच्छे पीताम्बर जी, इसद विवृत, बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है। घनश्याम जी धन्यवाद, आप मेरा काम कर रहे हैं, क्लास को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। 50 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन यही 50 विद्यार्थी चल रहे हैं। 100 तक आप कब पहुंचाओगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन पहुंचाना आपको ही है। हाँ बिल्कुल, सरोज जी बूंदी, बिल्कुल विवेक जी चंदेल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे लल्लन टोपो आपका। आइएगा, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो आप सभी को पता है, स्पृष्ट किनका होता है, तो आप सभी को पता है स्पर्शानाम, स्पृष्टम, स्पर्शानाम स्पृष्टम। अब आपसे सवाल पूछेगा, यहां से एक सवाल बनता है, स्पर्शानाम आभ्यंतर यत्नम स्यात्, तो आपका जवाब क्या होगा, स्पृष्टम। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, तो स्पृष्ट होता है। और आपसे पूछे यदि मेरे साथियों कि अंतस्थ व्यंजनों का अंतस्था नाम इसत स्पृष्टम। अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए अंतस्थ व्यंजनों का क्या होता है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए इसद स्पृष्ट होता है। और पूछे उष्माणाम इसद विवृतम, अर्थात उसमें व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न इसद विवृत होता है। सर थोड़े मोटे लिखे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा है क्या? दिखाई तो दे रहा है यार मेरे नंदू, मेरे बंधु, मेरे भी मोबाइल चल रहा है। दिखाई तो आपको भी दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, बिल्कुल दे रखा है। राजू जी लोधा, बिल्कुल कूचू टू तुपू। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों का, यानी हिंदी भी लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, स्पर्श व्यंजनों का
थोड़ा बड़ा लिखता हूं जैसा कि भैया बोल रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं तो आप सभी को पता है। स्पर्श व्यंजनों के लिए हमने एक पंक्ति पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कादयो मऊसाना स्पर्शाः। कादयो मऊसाना स्पर्शाः। सवाल पूछेगा कादयो मऊसाना के, आपका जवाब होगा स्पर्शाः। सवाल पूछेगा स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम क किम, तो आपका जवाब होगा स्पृष्टम। कादयो मावसाना स्पर्शा का मतलब होता है मेरे साथियों, मेरे विद्वानों, मेरे बंधुओं, मेरे नंदुओं, क्या होता है गुरुजी बता दीजिएगा। तो सुनो, स्पर्श यानी कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन हैं। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। और कैसे लेकर मैं तक के सभी वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न होगा वो क्या होगा? तो वो स्पृष्ट आपका जवाब होना चाहिए। अब मैं बात करूं दूसरा, अंतस्था नाम इसत स्पृष्टम, तो क्या मतलब है गुरुजी इसका? कि अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न इसत स्पृष्ट होता है। आपका जवाब होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है। तो फिर आपका जवाब होगा मित्रों, क्या होगा? इसत स्पृष्ट होगा। इसत स्पृष्ट आपका यहाँ पर जवाब होगा। हाँ गुरुजी बिल्कुल होगा। और ये भी बता दीजिएगा कि ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन होते हैं? तो आपने पढ़ा है यणो अंतस्ताः। क्या मतलब है गुरुजी इसका? तो आपने पढ़ा है यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको याद है यण में कौन कौन आते हैं? यण में आते हैं य, व, र और ल। ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे? ये चारों कहलाएंगे इसत स्पृष्ट। अर्थात इन चारों वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न हुआ करेगा वो क्या माना जाएगा? इसत स्पृष्ट माना जाएगा। अब क्या बच रहा है मेरे विद्वान साथियों, मेरे बच्चों? देखो अब क्या बचा है हमारे पास? उसमें व्यंजन। और उसमें व्यंजनों का किनका? उसमें व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न ईसद विवृत होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए उसमें व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? तो ईसद विवृत होता है। और यहाँ पर आपको पता है शल प्रत्याहार के वर्ण यानी शलः उष्माणः। आप सभी को पता है जो शल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो उसमें व्यंजन हैं। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? तो आपको याद है श, स और ह। ये चारों वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे साथियों, क्या होता है? ईसद विवृत होता है। क्या होता है? ईसद विवृत होता है। ईसद विवृत आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर ईसद विवृत आपका हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ।
चलिए, अब यहाँ एक बात और भी ध्यान दे लीजिएगा मित्रों, ये जो ईसद विवृत है ये भट्टोजी दीक्षित के अनुसार नहीं होता, भट्टोजी के अनुसार नहीं होता। किन के अनुसार नहीं होता? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार नहीं होता। अर्थात इन उसमें व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कौन होगा? तो विवृत होगा। क्या होगा? विवृत होगा। आइएगा मेरे लल्लन टोपो, आइएगा आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं। चलूं आगे? आगे चलूं? बिल्कुल चलिएगा सर, लीजिएगा आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब हमारे 3 आभ्यंतर यत्न यानी व्यंजन 33 हैं। 33 व्यंजनों को हमने आभ्यंतर यत्न जान लिए हैं। अब चलते हैं हम कहाँ भाई, मतलब 2 जोर बचे हैं, स्वरों से संबंधित जो आभ्यंतर यत्न बचे हैं उनकी बात करता हूं। तो चौथे नंबर पर हमारे पास आएगा चौथा, और हमारे पास एक बचा है 5वां। इन दोनों की भी बात मैं आपसे करूंगा। चौथा जो हमारे पास आता है उसका नाम है विवृत। विवृत की बात मैं आपसे पहले कर लेता हूं कि विवृत क्या होता है। तो विवृत के लिए विवृत है, और 5वां जो है वो कौन सा है? संवृत है। ये दोनों और बचे हैं, और हमारे पास स्वर मात्र बचे हैं, क्योंकि व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांट दिया, ईसत स्पृष्ट और ईसद विवृत के रूप में। अब यहां पर कहा गया है स्वराणाम विवृतम, स्वराणाम विवृतम, अर्थात सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृत होता है। यहां मैं कह दूं सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृत होता है। अर्थात हमने पूरी वर्णमाला को चारों ही आभ्यंतर यत्नों में विभाजित कर दिया। अब वर्णमाला का कोई भी वर्ण यहां पर शेष नहीं बचा है। अब ये क्या करेगा? ये जुगाड़ लगाएगा, उसी में से ही क्या करेगा? उसी में से एक जुगाड़ लगाएगा। चलिए सर जी, आज कल मच्छर बहुत आ रहे हैं रोशनी में। बिल्कुल आ रहे होंगे। आभ्यंतर क्या होता है? ये आज लेट हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डेड में मिल जाएगी आपको क्लास, चिंता मास्तु। चलिए आइएगा, अब कौन बच रहा है? संवृत हमारे पास बचा है। लेकिन अब मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब तक आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा स्वरों से, बताइएगा व्यंजनों से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? जवाब दीजिएगा, व्यंजनों से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? आप जवाब दीजिएगा मुझे, व्यंजनों से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? आप जवाब दीजिएगा, तब तक मैं संवृत की बात आपसे करता हूं। आइएगा, संवृत क्या होता है? संवृत में जो आता है वो आता है, कौन आता है? रस्व अ। ये जो रस्व अ है, इसकी 2 अवस्थाएं हम यहां लेकर के चलेंगे। ये रस्व अ 2 प्रकार का होगा। एक तो हमारे पास दशा आएगी लौकिक प्रयोग दशा, जिसे हम सिद्धावस्था भी कहेंगे। सिद्धावस्था, जिसे हम सिद्धावस्था के नाम से भी जानेंगे। इसके 2 नाम हैं, लौकिक प्रयोग दशा और सिद्धावस्था। विनोद गुजर जी के 3 जवाब हैं। पवन जी लवंशी 3 है, अनूप जी का 3 है, बोध शोभनम, सीताराम जी साहू का भी 3 जवाब है, सरोज बूंदी 3 होते हैं। बहुत अच्छे शोभनम मित्रों। चलिए, इसका मतलब आपके बात समझ में आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रही है। चलिए एक सवाल और पूछता हूं, वो भी बताइएगा। एक व्यंजन से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? बताइएगा, एक व्यंजन से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? बताइएगा जल्दी से।
आइएगा, अब मैं बात करता हूं आपसे लौकिक प्रयोग दशा, और एक दशा हमारे पास चलेगी मित्रों, दूसरी दशा, और उसका नाम क्या होगा गुरुजी? तो उसका नाम आप याद रखिएगा, व्याकरण प्रक्रिया दशा, जिसे हम साधना अवस्था भी कहेंगे, जिसे दूसरा नाम क्या है? साधना अवस्था। साधना अवस्था के नाम से भी जिसे हम जानेंगे। ये दो अवस्थाएं हैं। ये सिर्फ दो अवस्थाएं किसके लिए हैं? ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सिर्फ किसके लिए है? रस्व अ के लिए है। अन्य सभी स्वर, चाहे लौकिक प्रयोग दशा का हो, चाहे व्याकरण की प्रक्रिया दशा का हो, अन्य सभी स्वर दोनों अवस्था में विवृति ही माने जाएंगे। अन्य सभी स्वरों का अभ्यंतर यत्न विवृति ही माने जाएंगे। उमा यादव 2 बता रहे हैं, विनोद गुजर ने 1 बताया है, सरोज बूंदी 1 बता रहे हैं। बहुत अच्छे मित्रों, बिल्कुल एक व्यंजन वर्ण का अभ्यंतर यत्न एक ही होता है, एक ही होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शोभनम। तो देखिएगा, ये लौकिक दशा क्या होती है और प्रयोग दशा क्या होती है, एक बार मैं आपको बताता हूं। लोक से बनता है लोक। लोक का मतलब होता है गुरुजी क्या? संसार। लोक का मतलब क्या होता है? संसार। एक लोग भी होता है, वो किसी का बनता है, बहुत सारे पैसे लगाने के बाद में बनता है वो। तो यहाँ लोक की बात की जा रही है, लोग की बात नहीं की जा रही है। आप जानते हैं कि भाई लोग तो कौन होता है, लेकिन मैं लोक की बात कर रहा हूं, और लोक का मतलब होता है संसार। अब यहां पर संसार का मतलब है जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्द है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहेंगे हम लौकिक प्रयोग दशा वाले। लोक प्रयोग का मतलब हुआ जो कंप्लीट शब्द है, वो कंप्लीट शब्द को माना जाएगा लौकिक प्रयोग दशा। जैसे मैं एक शब्द लूं, यहां पर क्या लूं? अनिल। क्या लिया मैंने? अनिल है। अर्थात अनिल में जो अ है, अनिल में जो अ है मित्रों, ये अ, इस अ को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लौकिक प्रयोग दशा या सिद्धावस्था का अ। क्या कहेंगे? लौकिक दशा या सिद्धावस्था का अ। चलिए, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और अनिल जैसे और भी मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा अयनम। अब ये अयनम में जो आ रहा है, इस अ को भी हम क्या कहेंगे? इस अ को भी मित्रों हम किस नाम से जानेंगे? इस अ को भी हम लौकिक प्रयोग दशा या सिद्धावस्था का अ कहेंगे। अर्थात तो कोई भी कंप्लीट शब्द है तो कंप्लीट शब्द कहलाएगा लौकिक अवस्था का, लौकिक प्रयोग दशा का, सिद्धावस्था का। जैसा कि आप सभी जानते हो, सड़क का निर्माण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही सड़क वाले ऐसे सड़क बना रहे हैं, ये सड़क है सीधी, यहाँ पर ये सड़क है, और सड़क है तो माना कि यहाँ पर काम चल रहा होगा। काम चल रहा होगा तो फिर सड़क वाले ऐसे रास्ता बनाते हैं, और यहाँ पर एक बोर्ड लगाते हैं, बड़ा बार यहाँ बोर्ड लगाते हैं, और वो लिखते हैं आगे, आगे कार्य प्रगति पर है, आगे कार्य प्रगति पर है, प्रगति पर है। ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि आगे कार्य प्रगति पर है, अतः आगे का रास्ता बंद है, कृपया आप इधर से जाइएगा, इधर से जाइएगा। ऐसा सड़क निर्माण वालों को आपने देखा होगा। बिल्कुल गुरुजी, हमने देखा है, जब सड़क का निर्माण होता है तो आगे ब्रेकेट लगा देते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं, और साइड से रास्ता निकाल देते हैं। तो बिल्कुल मित्रों, यहाँ पर उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि सड़क का कार्य क्या है? प्रगति पर है, प्रक्रिया में है। प्रगति का मतलब क्या है? प्रक्रिया में है, अर्थात चल रहा है। सड़क का कार्य चलने के कारण उन्होंने ब्रेकेट लगाया और कहा कि आगे सड़क का कार्य प्रगति पर है, कृपया रास्ता अवरुद्ध है, इसलिए आप इधर से जाइएगा। इसका मतलब यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है, इसलिए कहा गया है। प्रगति का मतलब होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। अर्थात यहां भी कोई ना कोई काम चल रहा होगा, इसलिए इस अवस्था को कहा गया है प्रक्रिया अवस्था। अब यहां पर सड़क तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि हम तो शब्दों को पढ़ रहे हैं, और शब्दों को, कौन से शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं?
तो गुरुजी हम संस्कृत शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहां पर क्या है, यहां पर किसका काम चलेगा, तो यहां पर व्याकरण का कार्य प्रगति पर होगा। व्याकरण का कार्य होगा, किसका कार्य होगा, व्याकरण का कार्य यहां पर चल रहा होगा, या तो संधि का या समास का या अव्यय का या उपसर्ग का कार्य यहां पर चल रहा होगा। हाँ सर देखा है, बहुत अच्छे, बिल्कुल देखा है, आप सबने देखा है। रवीना मेहता हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे कर रही है रवीना, तो चलिए। तो यहां पर सड़क का कार्य प्रगति पर होगा, वैसे ही हमारे यहां पर किसका काम चलेगा, व्याकरण का कार्य चलेगा। अब व्याकरण का कार्य चलेगा तो जैसे मैं यहां पर कह दूं आपसे, जैसे मैंने लिखा राम प्लस अयनम, क्या लिखा मैंने, राम प्लस अयनम। अब बताओ यहाँ किसका काम चल रहा है, तो गुरुजी यहाँ पर संधि का कार्य चल रहा है, दीर्घ संधि का कार्य चल रहा है। जैसे एक और शब्द मैं ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा गुरु प्लस अण, क्या लिखा, गुरु प्लस अण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, मेरे लल्लन टोपों, मेरे गुरुजी भविष्य के, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संधि का काम चल रहा है और यहाँ पर प्रत्यय का काम चल रहा है, अर्थात यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रक्रिया में है। और ऐसी अवस्था में आपसे पूछे कि इसका ये कौन सी अवस्था का है, तो आप कहोगे व्याकरण प्रक्रिया दशा का है, साधना अवस्था का है। आपसे यहाँ पूछे कि ये कौन सी अवस्था का है, तो आप बताओगे व्याकरण प्रक्रिया दशा का है, साधना अवस्था का है। मेरे हिसाब से दोनों अवस्थाएं आपके क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट आपके यहाँ पर बचा नहीं होगा। इतने आराम से मैं क्लास को लेकर के चल रहा हूँ। अब ये जो लौकिक अवस्था है, प्रक्रिया अवस्था है, दोनों अवस्थाएं तो आप लोगों ने जान ली। अब कौन सी अवस्था का अभ्यंतर यत्न संवृत होगा और कौन सी अवस्था का अभ्यंतर यत्न विवृत होगा, वो बात लेकर के मैं आपके समक्ष चलता हूं। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा मित्रों, संसार के स से याद रखिएगा, संसार के स से पता चल रहा है कि संसार का जो स है उसमें भी सम आ रहा है और संवृत में भी सम आ रहा है। तो जो लौकिक प्रयोग दशा का रसु अ होगा, उस रसु अ का अभ्यंतर यत्न आपको क्या बताना होगा, तो संवृत बताना होगा। जैसे पूछे अनिल में रसु अ का अभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो संवृत आप बताओगे। ऐसे ही आपसे पूछे कि बताओ व्याकरण के विषय आप याद रखोगे, व्याकरण के विषय आप याद रखोगे, इसमें वी आ रहा है और वी ही किस में आ रहा है, गुरुजी विवृत में आ रहा है। तो फिर आपसे पूछे कि व्याकरण प्रक्रिया दशा में रस्व का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो फिर आपका जवाब होगा विवृत होगा। या फिर पूछे गुरु प्लस अण में आने वाले रस्व का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो फिर आपका जवाब होगा विवृत होगा। क्या होगा, विवृत होगा। याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान में लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। अब यहाँ एक बात और भी मैं स्पष्ट कर देता हूं मित्रों, जो दोनों दशाएं हैं, ये जो दोनों दशाएं बनाई गई है वो सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा मेरे साथियों, मेरे लल्लन टोपों, दिमाग में छाप लो। ये सिर्फ अवस्था एकमात्र वर्ण के लिए है। कौन सा वर्ण है गुरुजी वो, तो वो रस्व अ के लिए मात्र है। इस अनार वाला के कारण यह दुनिया बनाएगी दोनों प्रकार की। अगले सभी स्वर, चाहे रस हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे लौकिक दशा का हो, चाहे प्रक्रिया दशा का हो, ये सभी स्वरों का अभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो विवृत होगा। क्या होगा, विवृत होगा। इस प्रकार हमने जो अभ्यंतर यत्नों की श्रृंखला थी वो समझी और जानी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गुरुजी, खच हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप आगे बढ़िएगा, आगे बताइएगा। तो अब यहाँ मैं आपसे बात करूं, तो बताइएगा आप, स्वरों से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं।
स्वरों से संबंधित कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं, जवाब दीजिएगा। तब तक मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। आभ्यंतर यत्नों को हमने जान लिया, आभ्यंतर यत्नों को हमने समझ लिया, आभ्यंतर यत्नों को हमने सीख लिया, लेकिन फिर भी मैं एक दो सवाल आपसे यहां पर करना चाहूंगा, आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल तो मैंने आपसे मौखिक रूप में पूछ लिया है, दूसरे सवाल की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। दूसरे सवाल में जैसे मैंने कोई भी वर्ण लिया, जैसे मैंने ले लिया मकारस्य, मकारस्य, मकारस्य आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्नम स्यात्, मकारस्य आभ्यंतर यत्नम स्यात्। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया है आप सभी का। दूसरा प्रश्न मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 ये आपको लेकर के चला और मैंने दिया यहां पर ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। दूसरे में दे दिया मैंने आपको समवृत्त, तीसरे में आपको दे दिया मैंने स्पृष्ट, चौथे में आपको मैंने दे दिया, चौथे में मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया, ईसद विवृत, ईसद, ईसद विवृत। तो अब आप इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा मित्रों जल्दी से। तब तक मैं आपको दूसरे प्रश्न से रूबरू कराता हूं, दूसरे प्रश्न से मिलवाता हूं। जैसे प्रश्न नंबर 2 आ गया और पूछ लिया उन्होंने स्पर्शानाम, स्पर्शानाम आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्नम स्यात् किम। प्रश्न नंबर 1 का आंसर बिल्कुल लगभग लगभग सभी बंधुओं का सही आ रहा है, लेकिन ये द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग क्लासेज वालों का जो जवाब है वो थोड़ा 2 आ रहा है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पृष्ट कैसे लेकर मैं तक के वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है, और इसका आप आंसर बताओ। स्पर्शों, स्पर्शों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। क्या स्पृष्ट होता है, बताइएगा जल्दी से, डायरेक्ट बिना ऑप्शन से आंसर बताओ इसका क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुद्या अनुसारेण आकारस्य आभ्यंतर यत्नम स्यात्। इसका भी आप आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं यहां पर, ईसद विवृत, दूसरे में दे देता हूं स्पृष्ट, तीसरे में दे देता हूं विवृत, चौथे में दे देता हूं, चौथे में दे देता हूं ईसत स्पृष्ट, नहीं विवृत, ईसत स्पृष्ट। चलिए, इसका भी आप जवाब दीजिएगा जल्दी से, इसका भी आप जवाब दीजिएगा मित्रों। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में पीताम्बर जी सुमन ने ए बताया है, गिरिराज वर्मा बी बता रहे हैं, घनश्याम गुजर 3 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, और 2 का भी सर विष्णु जी गोचर दूसरे में, हाँ बिल्कुल। दूसरे का आंसर क्या होगा, तो दूसरे का आंसर भी मैं लिख देता हूं, स्पृष्ट होगा। क्या होगा, स्पृष्ट हो जाएगा गोचर साहब जी। चलिए, पार्वती जी ए बता रहे हैं, सरोज जी बूंदी 2 का आंसर स्पृष्ट है, बिल्कुल। 3 का आंसर बताइएगा आप तो साथियों। विष्णु जी गोचर ए बता रहे हैं, विष्णु जी गोचर, पूरा दिमाग लगाओ, आधे अधूरे दिमाग से बात मत करो। चलिए, अन्नू डांगी राम राम, स्वागत है अन्नू जी आपका। भूपेंद्र जी रघुवंशी दोनों का विष्णु जी गोचर 3 का ए बता रहे हैं।
विष्णु जी गोचर, आप अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी आप हैं, इसलिए आधे अधूरे ज्ञान से बात मत करो, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ। आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है मुझे, आपसे अच्छी अपेक्षा है मुझे। ओम प्रकाश जी कारपेंटर 2 बता रहे हैं, अनूप जी ने स है बोला है, अकीला जी डी बता रहे हैं, मधुसूदन जी 1 बता रहे हैं, विवेक जी 1 बता रहे हैं। अरे मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, क्या कह रहा हूं मैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा? गुरुजी भट्टो जी दीक्षित ने लिखा, भट्टो जी ने लिखा। और भट्टो जी ने क्या किया था? ईसद विवृत को किस में मिलाया था? विवृत में मिलाया था। और उनके अनुसार है का अभ्यंतर यत्न पूछ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अरे मेरे लल्लन टोपो, अरे मेरे देवताओं, 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बिल्कुल सरोज जी बूंदी, बिल्कुल सही आपका जवाब था। चलिए, चलिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, एक बार दबा दीजिएगा, दबाइए, एक बार दबाइए। सभी मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, एक बार क्लास को दबाओ। अरे जोड़ो रे, जोड़ो रे, जोड़ो रे, जोड़ो रे, जोड़ो। कहाँ चल गया है चोरा चोरी? बुलाओ रे यहाँ ना, बुलाओ रे मारा भाई हो, बुलाओ यहाँ ना, बुलाओ। हाँ गुरुजी, बुलावा चा। चलिए आइएगा। इस प्रकार हमने जो आभ्यंतर यत्नों की प्रक्रिया थी, वो आभ्यंतर यत्नों की प्रक्रिया को जाना। चलिए बहुत अच्छे। देर आए दुरुस्त आए। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। जाओ सो लो, आप सो लो। चलिए आइएगा मित्रों, आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हाँ गुरुजी, हमने ले लिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी, अब आगे चलो आप। लो, अब मैं बात करता हूं मित्रों आपसे बाह्य यत्नों की। बाह्य यत्नों की, और बाह्य यत्नों को आप याद रख लीजिएगा। आज आपने बाह्य यत्न मेरे से ठीक से पढ़े तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद आपका सीताराम जी, आप ऐसा करते हैं तो। चलो, गिरिराज जी को हंसी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हंस लीजिएगा। अब हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है मित्रों, इसलिए हंसना भी अच्छी बात है। चलिए आइएगा, आगे चलते हैं। आगे मैं आपसे बात करता हूं। सर जी रोटी भी बना रही हूँ, साथ साथ में क्लास भी देख रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है पार्वती जी, क्योंकि ये तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। और वास्तव में जो महिलाएं होती है, उनका जो साहस होता है, उनकी मेहनत होती है, वो वास्तव में सराहनीय होती है। पूरे परिवार को भी मैनेज करके चलती हैं, और परिवार को मैनेज करते हुए पढ़ाई भी करती हैं, और सिलेक्शन ही नहीं लेती है। आपने देखा होगा जो टॉप रैंकों पे होती है वो महिलाएं, बालिकाएं हुआ करती है। चलिए, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बच्चे बालक ऐसा नहीं करते हैं, हालांकि करते हैं, पर ये क्या बालक तो क्या है ना, भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। हाँ चलिए, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आइएगा भाई, यत्नों की परिभाषा की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूं। परिभाषा, तो परिभाषा आप सभी को याद है कि वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? तो बाह्य यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद, उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास
आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। यत्न यत्न कहलाता है, कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। बाह्य यत्न 11 होते हैं, याद रखिएगा। बाह्य यत्न 11 होते हैं, 11 होते हैं। आपसे पूछे कि बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए कि बाह्य यत्न 11 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 11 बाह्य यत्न होते हैं। गुरुजी अपन भी तो सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, अभी तो आप सब भी सब कुछ कर रहे हैं, रोटियां भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट तलक 20 सर जी शब्द रूप भी पढ़ाएंगे ना। वर्ग 3 में रिट में और सीटेट का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण कराऊंगा 30 दिन में। शब्द रूप, धातु रूप सब आएंगे, चिंता मास्तु। बस आप जुड़े रहिएगा, रोजाना क्लास को शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, आपकी फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तक तो मुझे ना तो किसी फेसबुक पर नजर आया है और ना ही व्हाट्सएप पर किसी के स्टेटस पर नजर आया। हाँ, कुछ विद्यार्थी हैं जो मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं, उनके जरूर मैंने देखा है कि स्टेटस लगा रखा था बच्चों ने। लेकिन ये जो कारवा है, सभी विद्यार्थी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तो ये अपनी जो क्लास है उसकी बल्ले बल्ले होगी और फिर मेरी बल्ले बल्ले होगी। तो मैं दावा करता हूँ आपकी भी एग्जाम में बल्ले बल्ले ही होगी। पेपर की खोपड़ी में यूं छेद करोगे आप, गारंटी मेरी। चलिए आइएगा। तो बाह्य यत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब 11 यत्नों के लिए आपको मैं 2 शब्द याद कराऊंगा मेरे विद्यार्थियों, उनको याद रखिएगा। पहला शब्द तो आपको याद रखना है अश्वी। पहला शब्द तो आपको क्या याद रखना है? अश्वी। और दूसरा शब्द आपको याद रखना है कौन सा? घोषणा। ये 2 शब्द आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं, 2 शब्द अच्छे से याद रखने हैं। 11 होते हैं, उन 11 के नामकरण हम कैसे करते हैं? तो एक शब्द याद रखना है आपको अश्वी और दूसरा याद रखना है आपको घोषणा। अश्वी का मतलब होता है घोड़ी और घोषणा का मतलब होता है घोषणा करना। बहुत अच्छे, क्या बात है विष्णु जी गोचर शोभनम। तो देखो यहां ऐसे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? अघोष। ऐसे क्या निकलेगा? अघोष। स से क्या निकलेगा गुरुजी? श्वास। और वि से क्या निकलेगा गुरुजी? विवार। तो 3 तो यानी 3 तो ये हो गए, 1 2 3। ये 3 के जोड़ा एक साथ रहेगा, अर्थात एक वर्ण हमेशा कम से कम इन 3 के साथ रहेगा। यहां गो से बात करूं तो क्या हो जाएगा? गोश। सम से बात करूं तो क्या हो जाएगा? संवार। और न से बात करूं तो क्या हो जाएगा? नाद। तो 3 से 4 5 और 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी? ले लिया। श्री राम जोड़ कह रहे हैं 2018 में 101 नंबर थे, तो बहुत अच्छी बात है ना। श्री राम जी जोड़, बहुत अच्छी बात है ना। 101 नंबर थे तो आपके हमने काम ना किया। पढ़ो ना मेरे नंदू, मेरे बंधु। चलिए बेहतर होगा, बिल्कुल होगा बेहतर। चलिए 6 तो ये हो गए। अब 2 और मैं आपको लेकर के चलता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। बिल्कुल चलते हैं गुरुजी, आगे बढ़िएगा गुरुजी। तो सुनिएगा, आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। फिर 7वें नंबर पे हमारे एक होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, और यहां एक साथ लिख देता हूं ताकि पूरे अपने एक साथ आ जाएंगे। अश्वी और दूसरा है अश्वी और दूसरा है घोषणा। एक साथ लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा क्या? अघोष,
अघोष, श्वास और विवार, विवार। और गो से आपको याद है, गो से क्या निकला है? घोष। सम से निकला है संवार और ना से निकला है नाद। अब छह तो ये हो गए। एक हमारे पास हो जाएगा 7वें नंबर पे आएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। और 8वें नंबर पे हमारे पास आएगा गुरुजी कौन सा? महाप्राण। 8वें नंबर पे कौन आएंगे? महाप्राण आएगा। एक राज की बात बताऊं विद्यार्थियों? हाँ गुरुजी बताइएगा, एक राज की बात भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि राज की बात बहुत कम बात बताते हो। रौनक योगी, राधे राधे, स्वागत है आपका। ये जो 8 बाह्य यत्न हैं ये सभी व्यंजनों के हैं, व्यंजनों के, व्यंजनों के। आपसे पूछे कि व्यंजनों के बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो फिर सभी व्यंजनों के बाह्य यत्न 8 होते हैं। बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। जब जैसे अभी आभ्यंतर यत्न पूरे हुए तो प्रश्न करवाए, बाह्य यत्न पूरे होंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो प्रश्न में प्रत्येक टॉपिक में लेकर के चल रहा हूं। फिर इसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पर आता है गुरुजी उदात। 10वें नंबर पे हमारे पास आता है अनुदात। और 11वें नंबर पर हमारे पास बाह्य यत्न आता है स्वरित। क्या आता है? स्वरित। अब आपसे पूछा जाए ये जो तीनों हैं ये किनके हैं? ये तीनों स्वरों से संबंधित हैं, स्वरों के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न कितने होते हैं? तो 3। व्यंजनों से संबंधित होते हैं तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब एक बात बताता हूं मित्रों, याद रखिएगा, ये जो स्वरों से संबंधित आभ्यंतर बाह्य यत्न होते हैं इन्हें पतंजलि नहीं मानते, पतंजलि, पतंजलि नहीं मानते, नहीं मानते, इन्हें पतंजलि नहीं मानते। अर्थात पतंजलि के अनुसार ये आभ्यंतर यत्न यानी स्वरीय बाह्य यत्न नहीं होते। पतंजलि के अनुसार ये बाह्य यत्न नहीं होते। तो फिर पतंजलि पूछे पतंजलि के अनुसार बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो फिर ये नहीं हुए। तो पतंजलि के अनुसार मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे लल्लन टोपों, बताइएगा कितने होंगे? पतंजलि स्वरों से संबंधित यत्नों को बाह्य यत्नों के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो फिर बताइएगा पतंजलि के अनुसार कितने बाह्य यत्न होंगे? जल्दी से बताइएगा, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। पतंजलि के अनुसार कौन से कितने बाह्य यत्न होंगे? ये बाह्य यत्न हैं, बताइएगा पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार कितने बाह्य यत्न होते हैं? तो याद रखिएगा पतंजलि के अनुसार कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। कुल 8 बाह्य यत्न होते हैं। इन तीनों को वो नहीं मानते हैं। बिल्कुल, क्या बात है विनोद जी, बहुत अच्छे शोभनम। तो यहां मैं कह दूं कि व्यंजनों से संबंधित 8 होते हैं, स्वरों से संबंधित 3 होते हैं। अब याद रखना मित्रों, यहां पर एक व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य यत्न होते हैं, 4 बाह्य यत्न होते हैं। आपसे पूछे कि एक व्यंजन वर्ण के कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे शोभनम। आपसे पूछे कि एक व्यंजन वर्ण के कितने होंगे, तो फिर आपका जवाब होगा मित्रों 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। 4 कैसे होंगे? 4 कैसे होंगे सुन लीजिएगा। हेलो, मैं YouTube पे लाइव आ रहा हूं। 4 होते हैं, तो फिर आप बताओगे 4 कैसे होंगे? एक बार बताइएगा मुझे कि ये 4 कैसे होंगे। तो 4 आप सभी को पता है 4 कैसे होंगे। या तो 3 का जोड़ा ये साथ में रहेगा, या 3 का जोड़ा ये साथ में रहेगा, या तो 3 ये होंगे किसी भी वर्ण के, या फिर 3 ये होंगे किसी भी वर्ण के, और या तो एक अल्प प्राण होगा या फिर महाप्राण होगा। ऐसे एक व्यंजन वर्ण के 4 होंगे।
सरोजी बुंदई, ये यत्न ही पढ़ाऊंगा। कल अपनी क्लास लंबी चलेगी, कल कम से कम 5 घंटे तो क्लास चलेगी, क्योंकि संपूर्ण संधि कल की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं। और आप जानते हो संधि एक बड़ा टॉपिक है, संधि में पूरा होने में टाइम लगेगा, इसलिए कल लंबी क्लास चलेगी। लेकिन आज तो जो अपनी क्लास रहेगी वो यत्नों तक ही रहेगी, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। चलिए एक बार इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको यत्नों की ओर ले चलता हूं। बिल्कुल गुरुजी हमने ले लिया है, आप आगे बढ़ो। चलिए आइएगा, अब मैं आप बात करता हूं एक व्यंजन वर्ण के 4 कैसे होंगे। एक व्यंजन वर्ण के 4 कैसे होंगे उसकी मैं आपसे बात करता हूं। देखिएगा, एक व्यंजन वर्ण के 4 कैसे होंगे मैं आपसे बात करता हूं। एक व्यंजन वर्ण के 4 कैसे होंगे मैं आपसे बात करता हूं। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, मैंने कहा था आपसे कि मेरी क्लास में पेन कॉपी से बैठिएगा, क्योंकि अपन टाइम पास नहीं करते, अपन ईमानदारी से पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कल भी 6 बजे से होगी। चलिए आइएगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक शब्द याद रखवाता हूं, कौन सा? अस्वी। एक तो आपको याद रखना है अस्वी, और दूसरा शब्द हमारे पास कौन सा था गुरुजी? घोषणा। दूसरा क्या था? घोषणा हमारे पास था। अब याद रखो, यहां पर 3 निकले थे, इनसे उन तीनों को आप अलग अलग कीजिएगा। ऐसे क्या निकाला था हमने? अघोष। ऐसे अघोष निकाला था। स से क्या निकाला था? श्वास। और वि से क्या निकाला था? विवार। विवार। और गो से आपको याद है, गो से आपने क्या निकाला था? जैसा कि आपने उधर देखा था, गो से आपने क्या निकाला था? तो गो से आपको याद है, गो से आपने निकाला था घोष। सम से आपने निकाला था संवार, और ना से आपने निकाला था नाद। ये 3 का जोड़ा रहेगा, एक साथ 3 वर्ण हमारे साथ चलेंगे। जो वर्ण घोष होगा वो संवार नाद भी होगा, लेकिन वो विवार श्वास अघोष नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल्कुल। आइएगा, फिर यहां पर एक और मैं और लेकर के चलो। यहां पर हमारे पास एक होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होगा मित्रों महाप्राण, महाप्राण। अब आइएगा, इनको एक बार समझिएगा। देखिएगा, जीवन में घोड़े पर बैठना सभी के नसीब हो, सभी के नसीब हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी को मौका मिले घोड़ी पर बैठने का, और मिलेगा भी, क्यों नहीं मिलेगा। जो हम मेहनत जो कर रहे हैं, घोड़ी भी शानदार होगी, और घोड़ी पर बैठने के बाद जिसको हम लाएंगे वो भी शानदार होगी, वो भी शानदार होगी। तो आपको याद है अश्वी का मतलब होता है घोड़ी, और जीवन में घोड़ी पर बैठने के मौके कितने मिलते हैं गुरुजी? एक ही मौका मिलता है। घर वाले उसके बाद बहुत ताने मारते हैं यदि काम नहीं करते हैं तो। और घोड़ी पे जब घर वाले बिठाते हैं तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और नया मेहमान अपने घर आता है। बिल्कुल आता है गुरुजी। चंद्रमुखी को हम घर लेकर के आते हैं, और घोड़ी पर बिठा करके लेने उसको हम जाते हैं, तोरण मारने के लिए हम जाते हैं। घर वाले बड़े सजा धजा करके बलि का बकरा बनाने के लिए हमें घोड़ी पर बिठाते हैं। बिल्कुल बिठाते हैं गुरुजी। जब एक बार व्यक्ति घोड़ी पर बैठ जाता है, फिर वो दोबारा, जो भी आज तक घोड़ी पे बैठा है, घोड़ी पे बैठने वाला जीवन भर के लिए क्या बन करके रहता है गुरुजी? फिर खर बन के रहता है, खर बन जाता है। क्या बन जाता है? खर बन जाता है गुरुजी। खर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रजिस्ट्री करने के लिए ही। खर का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, सुन लीजिएगा। लेकिन घोड़ी पे बैठने वाला क्या बन जाता है गुरुजी? खर बन जाता है। और घोड़ी पे नहीं बैठता गुरुजी, वो जीवन भर क्या करता है? जब तक नहीं बैठता हो तब तक वो हंसता है। क्या करता है? वो हंसता है। लेकिन जो घोड़ी पे बैठ जाता है ना बच्चों, वो खर का मतलब होता है गधा। बेचारा वो गधा बन जाता है, डोता रहता है सभी को। बिल्कुल।
तो फिर वो घोड़ी पे बैठने वाला तो क्या बन जाता है, खर बन जाता है। और जो घोड़ी पे नहीं बैठते वो क्या करते हैं, हंसते हैं। किनको, इनको देख करके, हाँ घोड़ी पे बैठा था, बन गया, बन गया, क्या बन गया, खर बन गया। ऐसा देख करके बास्की क्या करेंगे, हंसेंगे। अब ये आपको याद रखना चाहिए मित्रों कि खर एक प्रत्यार है। खर क्या है, प्रत्यार है। और खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद होगा ये खर प्रत्यार है। और खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद होगा वर्ग के, वर्ग के पहले, दूसरे और तीनों स, तीनों स किस में आते हैं, खर प्रत्यार में आते हैं। अब पहले वर्ण कौन से होते हैं, तो पहले वर्णों में आपको याद है क, ख, ग, घ, ये पहले होते हैं। और दूसरों की बात करो तो दूसरे होते हैं ख, नहीं, पहले कौन से होते हैं, तो पहले होते हैं गुरुजी क, च, ट, त, प, ये पहले होते हैं। दूसरे ख, छ, ट, थ, फ, ये दूसरे होते हैं। तो ये जो 13 वर्ण हैं, कुल वर्ण कितने हुए गुरुजी, कुल वर्ण होते हैं गुरुजी 33। क्योंकि हम व्यंजनों के भाई यत्न पढ़ रहे हैं, व्यंजनों के भाई यत्न पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33। 33 में से 13 तो क्या बन गए, गधे बन गए। अब बाकी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अर्थात हंस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हंस प्रत्यार, हस प्रत्यार में जो बच गए वो वर्ण आ जाएंगे। तो हस प्रत्यार में कितने बच रहे हैं, 20 वर्ण आएंगे। अब 20 वर्ण कौन कौन से हैं, एक बार इधर देख लीजिएगा। वर्ग के, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे और कौन से होते हैं, य, व, र, ल और ह, इसमें आ जाएगा। तीसरे कौन से होते हैं, तो ग, ज, ड़, द, भ, ये तीसरे होते हैं। चौथे घ, ज, ड़, ध, भ, ये चौथे होते हैं। पांचवे य, ण, न, म, ये कौन से होते हैं, तो ये पांचवे होते हैं। अर्थात ये कुल वर्ण कितने हो गए, ये कुल वर्ण गुरुजी 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए हैं। और ये 20 वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, घोष संवार नाद होगा। सॉरी सर, पहले चलो, नहीं ये मायना नहीं रखता है पहले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक वर्ण इधर देखो, जैसे ये स है तो स का आभ्यंतर यत्न घोष भी है, श्वास अघोष भी है, श्वास भी है, विवार भी है। मतलब एक वर्ण के यहाँ पर, एक वर्ण के यहाँ पर तीन का जोड़ा, तीन का तो ये जोड़ा रहेगा, तीन का तो ये रहेगा या तीन का ये रहेगा। मतलब कोई भी वर्ण है, जैसे अपन ने का क के भाई यत्न कौन कौन होंगे, तो अघोष, श्वास, विवार तीनों होंगे। कौन कौन नहीं होंगे, घोष, संवार, नाद नहीं होगा। अब तो तीन तो ये रहेंगे या तीन ये रहेंगे, एक या तो इनमें से रहेगा, एक या इनमें से रहेगा। इस प्रकार एक व्यंजन वर्ण के 4 भाई यत्न होंगे मित्रों। कितने होंगे, 4। अब यहाँ पर आप सभी को पता है, जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी वहां बताया था कि वर्ग के 1, 3 और 5 क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। पहले कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प, ये अल्प प्राण होते हैं। ग, ज, ड़, द, भ अल्प प्राण होते हैं। घ, पांचवे कौन होते हैं, य, ण, न, म, ये भी अल्प प्राण होंगे। और साथ में ही अंतस्थ य, व, र, ल। इन 20 वर्णों के यानी कितने वर्ण हुए गुरुजी, ये कितने वर्ण हुए हैं, 20 वर्ण। और सॉरी 19 वर्ण। कितने हुए, 19 वर्ण। 19 वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। अब कौन कौन से वर्ण बच गए गुरुजी, यहाँ बच गए हैं वर्ग के दूसरे और चौथे। तो दूसरे कौन होते हैं, ख, छ, ट,
ख छ ठ, ख छ ठ थ फ। दूसरे ये होते हैं चौथे घ झ ड़ ध भ, ये चौथे होते हैं। साथ में कौन बच रहे हैं? तीनों स बच रहे हैं, यानी उसमें व्यंजन बच रहे हैं। उसमें व्यंजन भी क्या होते हैं? उसमें व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। इस प्रकार एक व्यंजन वर्ण के कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, एक वर्ण की और बात कर लेता हूँ मैं आपसे, बिल्कुल करिएगा गुरुजी। तो सुनो मेरे मित्रों, यहाँ पर अश्वी के विसर्ग से याद रखिएगा, विसर्ग के बाह्य यत्न कौन होंगे? तो फिर अघोष श्वास विवार होंगे। संवार के सम से याद रखिएगा, अनुस्वार के बाह्य यत्न कौन होंगे? तो फिर आप याद रखिएगा, अनुस्वार के घोष संवार नाद होंगे। ऐसे आप सभी को याद होगा साथियों, यहाँ पर वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण किस में आता है? 5वें वर्णों में आता है। और अनुस्वार का उच्चारण म के बराबर होता है, इसलिए अनुस्वार किस में आएगा? तो अनुस्वार गुरुजी अल्प प्राण में आएगा। और आपको पता है विसर्ग का उच्चारण ह के बराबर होता है, इसलिए विसर्ग का जो बाह्य यत्न होगा वो क्या होगा? विसर्ग का, तो वो क्या होगा? महाप्राण होगा। इस प्रकार हमने एक व्यंजन के 4 बाह्य यत्नों की प्रक्रिया को जाना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। बिल्कुल गुरुजी, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप आगे चलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आपसे बात करता हूं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। अब थोड़ी सी एक एक पंक्ति के माध्यम से भी उनको बताया गया, संक्षिप्त में भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। 4 पंक्तियां लघु सिद्धांत कौमुदी में इनके बारे में मिलती है, उन पंक्तियों की बात कर लेता हूं। पहली पंक्ति हमें मिलती है खरो, और दूसरी हमें मिलती है हंसो। पहली मिलती है खरो और दूसरी मिलती है हंसो। अब ये क्या कहना चाहती है, एक बार इन्हें भी आप समझ लीजिएगा। थोड़ी सी बात कर लेता हूं। खरो में क्या हमें मिलता है वो भी आप बता दीजिएगा। खर में क्या होता है? तो यहां पर मिलता है विवारा श्वासा अघोषाश्च। क्या मतलब है कि भाई जो खर प्रत्यार के वर्ण हैं उनके बाह्य यत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। और ये जो हसो है, हसो में क्या बचे हैं? तो हसो में भी अपन बात कर लेते हैं संवारा, नादा, गोसाश्च। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि हस प्रत्यार के जो वर्ण हैं उनके बाह्य यत्न संवार, नाद और घोष होते हैं। फिर तीसरी पंक्ति हमारे पास आती है वर्गाणाम। वर्ग के 1, 3, 5 और अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। आइएगा, ये भी बात हम लिख लेते हैं। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा। अर्थात वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें और यण प्रत्यार के वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति हमारे पास मिलती है, इसी के साथ आगे बढ़ाते हुए कहा गया है द्वितीय चतुर्थौ सलश्च। द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा। अर्थात दूसरे और चौथे वर्ग के दूसरे और चौथे वर्णों के बाह्य यत्न क्या होते हैं?
तो फिर आपका जवाब होगा महाप्राण होता है। स्टडी स्टूडेंट्स तलक, स्टडी तलक कह रहे हैं। अरे भाई, अनुस्वार का मतलब है म के बराबर उच्चारण होता है, इसलिए पंचम वर्ण किस में आता है? अल्प प्राण में, इसलिए अल्प प्राण में आ जाएगा। और है किस में आता है? उसमें व्यंजन में, और उस व्यंजन का क्या होता है? माँ प्राण, तो माँ प्राण में आ जाएगा भाई। चलिए आइएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिया गुरुजी। अब मैं आपसे एक दो सवालों की बात करता हूं। आइएगा मित्रों, जैसे सवाल लेकर के चलता हूं। पहला सवाल जैसे आ गया, ककारस्य भाइये यत्नम, यत्नम स्यात्। ऑप्शन देता हूं, बताइएगा। श्वास विवार, अघोष, महाप्राण। दूसरे में बताइएगा, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण। तीसरा लेकर के चलिएगा, घोष, संवार, नाद, अल्प प्राण। चौथे में घोष, संवार, नाद, महाप्राण। बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। क्या बात है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आप लोगों ने तो आंसर ही दे दिए। वाह, वेरी गुड। विष्णु जी गोचर, पीताम्बर जी, विष्णु जी बिल्कुल, घनश्याम जी क्या बात है, ओम प्रकाश जी बिल्कुल, सरोज जी बूंदी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे मेरे साथियों, बहुत अच्छे। बिल्कुल, यहाँ आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि याद है आपको अघोष, श्वास, विवार और अल्प प्राण हैं। ऐसे ही एक आध सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, देखिएगा। एक सवाल और पूछता हूं, बताइएगा। जैसे कोई भी वर्ण आ गया, जैसे उसने दे दिया घोष वर्ण वर्तते, वर्ण वर्तते, घोष वर्ण वर्तते, दे दिया स, 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 ह। बताइएगा घोष वर्ण वर्तते, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। चारों उसमें व्यंजनों में से घोष वर्ण कौन है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, बताइएगा। आंसर दो, जल्दी से आंसर दो गुरुजी, आंसर दो। ओम प्रकाश जी कारपेंटर सर, आओ कभी झालावाड़। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बिल्कुल आऊँगा तो ज़रूर संपर्क करूँगा आपसे जब भी आऊँगा झालावाड़। 4 आंसर आ रहे हैं। भूपेंद्र जी रघुवंशी 4 आंसर बता रहे हैं। प्रदीप जी राजपूत 4 बता रहे हैं। विनोद गुजर 4 बताया है। विष्णु जी गोचर 4 बता रहे हैं। बहुत अच्छे मित्रों, यहाँ पर आपका जो आंसर है बिल्कुल घोष वर्ण कौन है, तो फिर है नहीं है, घोष वर्ण है तो कौन है, ये सभी घोष नहीं है।
गो संवार नाद नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। आइएगा अब मैं आपको लेकर के चलता हूं स्वरों से संबंधित बाह्य यत्नों की ओर। तो याद रखिएगा स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो 3 लिखिएगा। स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न 3 होते हैं। स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न 3 होते हैं। और एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताइएगा एक व्यंजन वर्ण के, बताइएगा एक व्यंजन वर्ण के कुल यत्न कितने होते हैं। सीमा बघेल, बिल्कुल ये वर्ग 2 के भी काम के हैं और वर्ग 2 की यूट्यूब पे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। वर्ग 2 का कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है। यदि आपको पढ़ना है तो फिर आपको ऐप परचेज करने पड़ेगा और उसके लिए अभी दिवाली आ रही है। दिवाली पे नाम मात्र की शुल्क पे, यानी यूँ मान लीजिएगा फ्री में आपको एक तरह से कोर्स मिलने वाला है। तो दिवाली के ऊपर का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक आप ये कृतिका संस्कृत क्लासेज प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए विनोद जी गोचर, नहीं मैंने कहा कि एक व्यंजन वर्ण के कुल का मतलब हुआ स्वर, आभ्यंतर और बाह्य, कुल यत्न कितने होते हैं, तो फिर बताइएगा। स्वरों से संबंधित 3 बाह्य यत्न होते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं कौन सा, उदात। और यहां पर पहला हम रखते हैं उदात संज्ञा विधायक सूत्र हमारे पास आता है। संज्ञा विधायक सूत्र और इसका जो सूत्र होता है उसकी भी मैं परिचर्चा आपसे पढ़ लेता हूं। यह होता है उच्चे ही रुदातः। क्या होता है, उच्चे ही रुदातः। अब एक बार समझ लीजिएगा क्या होता है, मैं एक बार संक्षिप्त में आपको समझा देता हूं। ये एक उच्चारण स्थान मैंने लिया, ये है उच्चारण स्थान। ये क्या है, उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान मैंने एक लिया आपको यहाँ पर, और इस एक उच्चारण स्थान के मैंने 2 भाग कर दिए। माना कि ये पूरा जो उच्चारण स्थान है इसे पूरे को आप मान लीजिएगा कि ये कंठ है। क्या ये कंठ है। अब इस कंठ के 2 भाग हैं। इस कंठ के कितने भाग कर रहा हूं मैं, 2। ये एक ऊपर वाला भाग, इसे तो हम कहेंगे ऊपरी भाग, और इसे हम कंठ का कहेंगे निचला भाग। अर्थात मैंने कंठ के 2 भाग कर दिए, एक तो ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऐसे जो उच्चारण स्थान 8 होते हैं, सभी 8 उच्चारण स्थानों के 2 भाग होते हैं मेरे मित्रों। कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। सभी उच्चारण स्थानों में 2 भाग होते हैं, एक तो नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग। अब सुनिएगा, जैसे कोई भी वर्ण आपने लिया, जैसे आपने ले लिया ये अ, अगर इस अ का उच्चारण स्थान आप उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से करोगे, इसका उच्चारण यदि आप ऊपरी भाग से करोगे, इस ऊपर वाले भाग से करोगे, तो इसे हम कहेंगे मित्रों उदात। क्या कहेंगे, उदात कहेंगे। यदि इसी अ का उच्चारण आप निचले वाले भाग से करोगे तो इसे हम कहेंगे अनुदात। क्या कहेंगे, अनुदात कहेंगे। सुन लीजिएगा वापस, सभी उच्चारण स्थानों के 2 भाग हैं, एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग। यदि जैसे ये अ लिया, इस अ का उच्चारण हम ऊपरी भाग से कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, उदात कहेंगे। यदि इसी अ को उसी कंठ या किसी भी उच्चारण स्थान के निचले वाले भाग से बोलते हैं तो यही अ क्या हो जाएगा, अनुदात हो जाएगा। यदि इसी अ का उच्चारण करने में हम उदात और अनुदात दोनों का मिश्रण करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, तो फिर यही स्वर क्या कहलाएगा, यही स्वर क्या कहलाएगा, यही स्वर क्या कहलाएगा, यही स्वर क्या कहलाएगा, यही स्वर कहलाएगा गुरुजी स्वरित। क्या कहलाएगा, स्वरित कहलाएगा।
मतलब ये हुआ, इस अ का उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से करेंगे तो उदात हो जाएगा, निचले वाले भाग से उच्चारण करेंगे तो ये अनुदात हो जाएगा, और मध्यम भाग से यदि हम करेंगे तो यही स्वर क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। बिल्कुल चिन्हों की बात मैं करूंगा, अभी मैं उन्हें उच्चारण मात्र की बात की है, सुनिएगा अब। यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोला जाने वाला स्वर क्या कहलाएगा, उदात कहलाएगा। फिर हमारे पास दूसरा सूत्र आता है मित्रों, और दूसरा सूत्र क्या आता है, बात कीजिएगा। दूसरा सूत्र हमारे पास आता है मित्रों, कौन सा, अनुदात। दूसरा हमारे पास आता है अनुदात, संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है गुरुजी, तो वो हमारे पास आता है गुरुजी, निच्चेरनुदातः, निच्चेरनुदातः, याद रखिएगा, निच्चेरनुदातः। और तीसरा जो हमारे पास आप बाह्य यत्न आता है वो आता है गुरुजी स्वरित। और स्वरित संज्ञा विधायक जो सूत्र हुआ करता है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र, स्वरित संज्ञा विधायक जो सूत्र हुआ करता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र हमारे पास आता है, वो आता है गुरुजी कौन सा, वो आता है समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः। एक बार पुनः आपको समझा रहा हूं, एक बार पुनः मैं आपसे परिचर्चा कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, अर्थ भी आप लिख लीजिएगा। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वरों की उदात्त संज्ञा होती है, अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से, कौन से भाग से, ऊपरी यानी उर्दू भाग, उर्दू भाग, उर्दू भाग से निकला स्वर, निकला, निकला स्वर, निकला स्वर उर्दू भाग से मतलब है ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग से। उर्दू का मतलब याद रखिएगा, सवाल इसी शब्द से करेगा, उर्दू भागे निष्पन्न स्वर का, तो आपका जवाब होगा उदात। क्या उर्दू भाग से निकला स्वर क्या हो जाएगा, उदात। ये चिन्ह रहित होते हैं, चिन्ह रहित, चिन्ह रहित स्वर, चिन्ह रहित स्वर कौन होता है, तो उदात होता है। जैसे कोई भी चिन्ह नहीं आए, अ, ई, उ आदि, तो ये सभी स्वर क्या कहलाएंगे, ये सभी स्वर उदात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उदात कहलाएंगे। एक बात और याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका जब उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण करते समय हस्त संचलन, हस्त संचलन, संचलन, उदात का उच्चारण करते समय हस्त संचलन कहाँ रहेगा, तो याद रखिएगा ललाट, ललाट यानी सिर के सामने, सिर के सामने, सिर के सामने इनका उच्चारण करते समय हाथ रहता है। ब्रह्मचारियों का यहाँ हस्त संचलन यहाँ पर हुआ करता है। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले स्वर उदात कहलाते हैं। उदात स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात चिन्ह रहित स्वर उदात होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हस्त संचलन ललाट के सामने होता है, सिर के सामने होता है। फिर दूसरा जो हमारे पास आता है मेरे बंधुओं, वो कौन सा है, तो फिर वो होता है अनुदात। और अनुदात का यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से बोले जाने वाले भाग यानी अधोभाग से, कौन से भाग से, अधोभाग, अधोभाग से, अधोभाग से बोला जाने वाला स्वर, निचले वाले भाग से बोला जाने वाला स्वर उदात होता है। और इनको दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे, स्वरों के नीचे, स्वरों के नीचे, स्वरों के नीचे, स्वरों के नीचे आड़ी पंक्ति खींची जाती है, ये पंक्ति खींची जाती है। जैसे जैसे अ, ई, उ आदि, ये सभी स्वर हैं। अभी ये सभी स्वर उदात हैं, लेकिन इनके नीचे ऐसा चिन्ह आ जाए जैसे ये, तो ये क्या हो गया, ये अनुदात हो गया।
उच्चारण करके दिखाऊंगा। विष्णु जी आप चिंता मत कीजिएगा, पहले एक बार समझा दूं, मैं लास्ट में उच्चारण करके भी आपको दिखाऊंगा। तो फिर ये इस चिन्ह से हम पहचानेंगे कि ये क्या है, अनुदात है। और इनका उच्चारण करते समय हस्त संचलन, इनका उच्चारण करते समय हस्त संचलन, हस्त संचलन, हस्त संचलन कहाँ होगा तो आप याद रखिएगा, अनुदात का उच्चारण करते समय हस्त संचलन, हस्त संचलन कहाँ होगा तो हस्त संचलन कहाँ होगा तो हृदय के सामने होगा। कहाँ होगा मित्रों, हृदय के सामने, हृदय के सामने इनका हस्त संचलन होगा। किनका, अनुदात का उच्चारण करते समय हृदय के सामने क्या होगा, हस्त संचलन होगा, हृदय के सामने होगा, याद रखिएगा। अब हमारे पास बचा है स्वरित, अर्थात उदात और अनुदात दोनों के मिश्रण को स्वरित कहेंगे। और स्वरित स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरित स्वरों के स्वरित स्वरों के ऊपर 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 खड़ी पंक्ति खींची जाती है। खड़ी पंक्ति का मतलब है ऐसा निशान खींचा जाता है, जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने लिखा अ ई उ, ये जो स्वर हैं अगर इनके कोई चिन्ह नहीं आ रहा है तो ये उदात है। लेकिन इन स्वरों के ऊपर ऐसे ये जो चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह आपको बताएगा कि ये क्या हो गया, ये स्वरित हो गया। और इनका उच्चारण करते समय हस्त संचलन, हस्त संचलन, संचलन कहाँ होता है तो आप याद रखिएगा, इनका उच्चारण करते समय हस्त संचलन कहाँ होता है, कर्ण मूल के सामने, कर्ण मूल के सामने, कर्ण मूल के सामने इनका संचलन किया जाता है। सामवेद में इनका अलग प्रयोग किया जाता है। ज्योति जी नायक कह रहे हैं गुरुजी उच्चारण करके बताइएगा, वो भी बताऊंगा। राधे राधे, स्वागत है आपका ज्योति जी। सुनिएगा एक बार संक्षिप्त रूप में मैं आपसे कह देता हूं। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले स्वर उदात कहलाएंगे। तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से बोले जाने वाले स्वर अनुदात कहलाएंगे। उदात और अनुदात दोनों के मिश्रण को हम स्वरित के नाम से जानेंगे। चिन्ह रहित स्वर उदात कहलाएगा। अंडरलाइन युक्त स्वर, अंडरलाइन युक्त स्वर अनुदात कहलाएगा। और खड़ी पंक्ति युक्त जो स्वर होगा वो स्वरित कहलाएगा। उदात स्वरों को दर्शाने के समय हस्त संचलन ललाट के सामने होगा। अनुदात का उच्चारण करते समय हस्त संचलन हृदय के सामने होगा। और स्वरित स्वरों को दर्शाने उच्चारण करते समय हस्त संचलन कर्ण के मूल के सामने होगा। आपने एक, जैसे मैं एक शब्द आपको लिख करके यहाँ बताता हूँ, जैसे एक शब्द मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा दिनेश, क्या लिखा मैंने, ये दिनेश लिखा। अब इस दिनेश में 3 स्वर हैं मित्रों, कौन कौन से हैं गुरुजी तो आपको दिख रहा होगा। इसमें ई है, ए और अ है। जैसे ये मैंने लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनुदात। और जैसे मैंने ये लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्वरित। और ये अ क्या हो गया, ये अ हो गया उदात। इन चिन्हों से हम इनको पहचानते हैं। और ब्रह्मचारी जब इनका उच्चारण करते हैं तो हस्त संचलन कैसे करते हैं एक बार सुन लीजिएगा। जैसा कि मेरे विद्यार्थियों ने मेरे से आग्रह किया है, और विद्यार्थी कहे मैं ना करूं तो ये तो अच्छी बात ना होगी ना। जैसे विद्यार्थी मेरी बात मानते हैं तो अच्छे अध्यापक का भी ये लक्षण है कि विद्यार्थियों की भी जो मानने योग्य बात है मान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर इनका ब्रह्मचारी पाठ करते हैं, आपने ब्रह्मचारियों को पाठ करते हुए देखा होगा। जब वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो हाथ का संचलन ऐसे करते हैं, सुन लीजिएगा। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रिवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। बोलो ओम राम रामाय स्वाहा। ऐसे इनका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है मित्रों। इनके हस्त संचलन के द्वारा जब वेद पाठ ब्रह्मचारी करते हैं, बटाव करते हैं, तो इनको हस्त संचलन के माध्यम से जाना जाता है। इस प्रकार आज की क्लास के माध्यम से हमने जो बाह्य यत्न थे उन संपूर्ण बाह्य यत्नों की आज की क्लास के माध्यम से जाना। अब संक्षिप्त रूप में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संक्षिप्त रूप में मैं एक छोटी सी बात और आपसे कर लेता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिएगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं।
यदि मैं आपसे बात करूं कि एक स्वर के कुल यत्न, एक स्वर के कुल यत्न कितने होते हैं, तो फिर आपको याद होना चाहिए एक स्वर के कुल यत्न 4 होते हैं, जबकि एक व्यंजन वर्ण के कुल यत्न 5 होते हैं। कैसे होते हैं एक बार मैं बताता हूं। जैसे स्वर और व्यंजन, एक स्वर लिया मैंने, एक व्यंजन लिया, और स्वर का आभ्यंतर यत्न, और स्वर का बाह्य, और कुल देखिएगा, बात कर लेता हूं, देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं ऊपर लिखता हूं, यानी यहां पर मैं लिखता हूं वर्ण, और यहां लिखता हूं आभ्यंतर, और यहां लिखता हूं बाह्य। अब एक बार यहां पर देखिएगा मेरे साथियों, मेरे विद्वानों, यहां पर कुल यत्न लिखता हूं, कुल यत्न। तो आपको पता है एक स्वर के आभ्यंतर यत्न, एक स्वर के आभ्यंतर यत्न कितना होता है, एक व्यंजन का भी आभ्यंतर यत्न कितना होता है, एक। चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न 1 होता है। और एक स्वर के बाह्य यत्न कितने होते हैं, तो 3, और एक व्यंजन के कितने होते हैं, 4। तो फिर कुल की बात करूं मैं, तो फिर एक स्वर के कितने हो गए, 4, और एक व्यंजन के कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। सीमाजी बघेल सर जी वर्ग 2 की क्लास यूट्यूब पर ले लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए मित्रों, आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, और हमने संपूर्णता के साथ बाह्य यत्नों को जाना। अब मिलते हैं कल माँ मैराथन संधि की क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे से जुड़े सभी मित्रों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि क्लास को, मतलब जो नया क्लास में लेता हूं, सभी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइएगा, ताकि सभी बच्चे अपन से जुड़ सके। धन्यवाद मित्रों। कर दिया मैंने बंद।